2006 में एनआरआई कमीशन गोवा जो है वो उसकी स्थापना हुई। अभी तक 20 साल हो गया। जब एक गोवा पूरा एक अनडिवाइडेड इंडिया था तब उस समय से भी बहुत सारे लोग काम के लिए यहाँ से निकलते थे। तो वो हमारे कुछ गोवंस भी एक कम मात्रा में है, लेकिन पाकिस्तान में भी सेटल हुए हैं। लैंड डिस्प्यूट की बात करें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, स्पेशली जो यहाँ से शिफ्ट हो गए, जो एनआरआईज हैं गोवा, उनको लेकर क्या कुछ नहीं, देखिए कि गोवा में तो इसके बारे में जो कानून है वो कानून भी वैसे स्ट्रिक्ट है। ड्यूल सिटीजनशिप को लेकर भी लगातार बीच बीच में चर्चाएं होती है और अभी हाल में फिर से हुई है। देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। कोई भी गोवन है तो उसके पास ऑटोमेटिकली जो है पुर्तगाल का जो है पासपोर्ट उसे मिल जाता है कि यदि 3 जनरेशंस को ये मिलता है फैसिलिटेशन। क्या लगता है कि कहाँ ये ऐसी खामियां कि आज हम जो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, गोवा को कहीं आगे लेके जाने की कोशिश करें, लेकिन हालात जो दिख रहे हैं कि पीछे की तरफ गोवा जाता हुआ दिख रहा है। कि यहाँ का यूथ जो है वो यूथ यहाँ से एक, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर जाना भी चाहता है, बाहर जाता भी है और जाना भी चाहिए। जाहिर सी बात है ना, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो बाहर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ एक खास शख्सियत है और उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ है नरेंद्र सावेकर साहब, जो कि एक्स एमपी हैं और एनआरआई कमीशन ऑफ गोवा के कमिश्नर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। चूंकि अभी आपके पास जिम्मेदारी है एनआरआई कमीशन की, तो उसी पर पहले चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स की तरफ रुख करेंगे। 2006 में एनआरआई कमीशन गोवा जो है वो उसकी स्थापना हुई। अभी तक 20 साल हो गया है। क्या भूमिका देखते हैं और क्या बदलाव जो है इस कमीशन के आने के बाद वो स्पेशली एनआरआई जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर हुआ? देखिए, ये एनआरआई कमीशन इस्टेब्लिश हुआ 2006 में और उसका एक कारण भी था, क्योंकि गोवा में से बहुत सारे लोग ये बाहर काम धंधे के नाते बाहर जाते हैं और स्पेशली सी फेरर्स कम्युनिटी जो है उसमें सी फेरर्स के नाते और क्रूज शिप पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ से जाते हैं। तो और एक हिस्टोरिकली भी ऐसा है कि जब एक गोवा पूरा एक अनडिवाइडेड इंडिया था तब उस समय से भी बहुत सारे लोग काम के लिए यहाँ से निकलते थे। तो वो हमारे कुछ गोवंस भी एक कम मात्रा में है, लेकिन पाकिस्तान में भी सेटल हुए हैं, ऐसा भी है, और बाहर भी सेटल हुए हैं। तो ये सारे ध्यान में रखकर उस समय ये एनआरआई कमीशन की स्थापना की गई। और पिछले 20 साल में जैसे कि ये एक कनेक्ट होना मांगता है, जो गोवन ओरिजिनल जो एनआरआईज रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, तो उनके सारे बहुत सारे इश्यूज़ भी रहते हैं उनको। एक तो उनको कनेक्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कोई ना कोई सेल हो, ये ध्यान में रखकर उसकी स्थापना की थी। अभी जैसे कि हमारे कुछ आपको पता होगा शायद कि गोवन ओरिजिन एनआरआईज जो बाहर हैं उसमें से कोई एमपीज़ बन गए, कोई मिनिस्टर्स भी बन गए, ये भी हुआ है। तो उनका ऐसा होता है बहुत बार कि सी फेरर्स कम्युनिटी जो है वो अभी 6 साल में 6 महीने बाहर रहते हैं, 4 महीने बाहर रहते हैं। तो जब बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज़ यदि आते हैं, जैसे कि पासपोर्ट के बारे में हो, नहीं तो वीज़ा के बारे में हो, नहीं तो किसी की डेथ हो जाती है, नहीं तो किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए होता है, तो उस समय एनआरआई कमीशन उनको बहुत सारा मदद कर सकता है। क्योंकि एनआरआई कमीशन के माध्यम से एम्बेसी के साथ बात करना, वहाँ के कमिश्नरेट से, कोई कमिश्नरेट है तो उनसे कांटेक्ट करना, कोई पुलिस टीम है तो उनसे बात करना, ये सब हम एनआरआई माध्यम से करते हैं। एक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने में आ रहा है। लैंड डिस्प्यूट की बात करें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, स्पेशली जो यहाँ से शिफ्ट हो गए, जो एनआरआईज हैं गोवा, उनको लेकर क्या कुछ कमीशन की तरफ से भी किया जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा है गोवा में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और इसमें इसके सेंटर में एनआरआईज सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, कोई पीछे से ध्यान रखने वाला है नहीं, और कोई आकर फिर उस पर कब्जा करता है और वो फिर बहुत सारे स्कैम और बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती हैं। नहीं, देखिए कि गोवा में तो इसके बारे में जो कानून है वो कानून भी वैसे स्ट्रिक्ट है। वैसे इनहेरिटेंस जो बोलते हैं हम लोग कि किसी की प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होती है तो उसके बारे में एक कानून है गोवा में। तो एक अलग तरह का कानून है वो, तो उसमें से प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। लेकिन फिर भी जहाँ कोई भी इस प्रकार के यदि इश्यूज़ आते हैं तो उसमें ये इश्यूज़ जब हाईलाइट किए जाते हैं, हमारे पास वो लिखते हैं, हमारे पास लाते हैं, तो उनको हम किस प्रकार से असिस्टेंस कर सकें, क्योंकि वहाँ से तो रिप्रेजेंटेशन आएगा उनका। तो रिप्रेजेंटेशन आने के बाद उनको कई बार तो उनको आना भी पड़ता है, तो लेकिन उनको ये करने में
कोई लॉयर उनका लॉयर होता है तो उसके बारे में उसके से बात करना, ये करने में एनआरआई कमीशन उनको बहुत सारी मदद करता है। तो एक फैसिलिटेटर इस प्रकार से एनआरआई कमीशन का इसके बारे में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस इश्यूज़ जो हुए हैं वो उस इशू में भी उनको हमने बहुत सारी मदद एनआरआई कमीशन के माध्यम से की है। ड्यूल सिटीजनशिप को लेकर भी लगातार बीच बीच में चर्चाएं होती हैं और अभी हाल में फिर से हुई है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जो चीफ हैं विजय सरदेसाई, उन्होंने भी इस मामले को उठाया कि नहीं, ड्यूल सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं है, ये तो हमने मान्य करना पड़ेगा। और गोवा में एक केस ऐसी, गोवा में तो एक केस ऐसी है कि हम जब गोवा पहले पुर्तगालीज टेरिटरी थी, तो उसका एक कानून है जिसके कारण हमें एक प्रिविलेज मिलती है कि हमारा बर्थ है जो है वहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सो उसके कारण हमें जो प्रिविलेज मिलती है, लेकिन हमें वोटिंग राइट नहीं मिलता। हम वैसे जाके वहाँ जाकर वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिविलेज जब मिले तभी उसके कारण हम जाके वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप का मामला चालू है, लोग उठाते हैं उसके बारे में। उसके बारे में यदि कानून बन गया हो सके तो ही हो सकता है। तो अभी ऐसी स्थिति उसके बारे में लेकिन है। क्या आपको लगता है बनना चाहिए कोई ऐसा कानून? देखिए, ऐसा है, जब तक ये पूरा गोवा का ही मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं तो पूरे ये इसका फ़ायदा कहाँ लगना चाहिए, किस प्रकार से लगना चाहिए, उसका पूरा विचार सोच करके ही उसके बारे में तय करना पड़ेगा। और ये तय करने में यूनियन मिनिस्ट्री में उसमें कर सकती है, पार्लियामेंट में उसमें कानून आना चाहिए। इस प्रकार का ये इशू है, तो पूरा विचार सोच करके ही इसके बारे में यदि होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। एक इस तरह की भी चर्चाएं हमेशा रहती है कि कोई भी गोवन है तो उसके पास ऑटोमेटिकली जो है पुर्तगाल का जो है पासपोर्ट उसे मिल जाता है या सिटीजनशिप मिल जाती है, जैसा अभी आपने बताया। क्या ये सभी के लिए ऐसा है या इसमें भी कुछ टेक्निकल पेच है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि यदि 3 जनरेशंस को ये मिलता है फैसिलिटेशन, यानी कि वो पुर्तगालीज जब टेरिटरी थी उसके पहले 1961 से पहले जिसका कोई भी बर्थ हुआ हो उस समय के पुर्तगालीज सिटीजन ये टेरिटरी के समय, तो उसके 3 जनरेशंस को ये फैसिलिटी मिल सकती है कि वो वहाँ जाके वो अपना अपना बर्थ जो है रजिस्टर कर सकता है। इस प्रकार की फैसिलिटी है, उनके कानून ने व्यवस्था की है, तो उसके कारण ये हमें मिलती है। तो ये जो प्रिविलेज मिलती है उसके कारण सिटीजनशिप मिलती है ऐसा नहीं है, उसका एक बहुत सारा प्रोसेस रहता है। प्रोसेस के बाद ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम ऐसा ना माने कि ये गोवा में आएगा तो गोवा में यदि बर्थ हुआ तो उसके जाके कोई आज भी अगर कोई बच्चा जन्मा है तो उसको भी मिलेगी वो सारी चीजें? ऐसा नहीं है। उसका एक कानून है, कानून के मुताबिक ही ये मिल सकता है। अभी किस तरह से देखते हैं आप कि, क्योंकि एक समय रहा था कि गोवा से बहुत सारे लोग जो है अलग अलग देशों में जाके शिफ्ट हुए, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ सेटल भी है। क्या इस नंबर में अभी कुछ अब हाल फिलहाल के सालों में कुछ कमी आई है या अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है? नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि सी फेरर्स के नाते, सीमेन के नाते बाहर जाना, ये यहाँ के कुछ फैमिलीज़ है, यहाँ के कुछ लोग हैं, उनमें एक पैशन रहता है, तो वो लोग जाते हैं बाहर, क्रूज शिपिंग पर जाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एक 2-3 महीने पहले एक माँ और उसके एक बच्ची मेरे पास आई थी, तो बोल रही थी कि उसने हॉस्पिटैलिटी में उसने कोर्स किया है बेटी ने, और उसको लगता है कि वो क्रूज शिप पर जाए। तो ये है, तो उसका एक पैशन भी है, उसका एक क्रेज़ भी है, और ये गोवा में है, तो उसमें से लोग जाते हैं। और ये जाते समय वहाँ जाकर सी फेरर्स जो रहते हैं वो सी फेरर काम करते हैं, मर्चेंट नेवी के नाते उधर जाते हैं, वो काम करते हैं, और क्रूज शिप पर जाते हैं। तो ये बहुत सालों से चल रहा है इधर से, और ये उस ट्रेंड में मैं एक कम हुआ है ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन वो उसका जो एक ट्रेंड जो है वो चालू है, और लोग जाना, वहाँ ज्वाइन होना, ये सब चालू रहता है। गोवा के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्राइम की बात कर लें, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मर्डर के केसेस देख लीजिए, चोरी देख लीजिए, रॉबरी देख लीजिए, और भी बहुत सारी घटनाएं इस तरह से बढ़ी है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रा को लेकर, पानी, बिजली, जो बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं। क्या लगता है कि कहाँ ये ऐसी खामियाँ कि आज हम जो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, हम गोवा को कहीं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात जो दिख रहे हैं कि पीछे की तरफ गोवा जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, गोवा पीछे नहीं जा रहे हैं। अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए कि गोवा लिबरेट हुआ 1961 में।
61 के बाद गोवा में ग्रेजुअली एक एक करके, जैसे एजुकेशन के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, अभी यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हो, यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में हो, ये सारे विषयों में गोवा ने बहुत सारी प्रगति की है। गोवा ने बहुत सारा काम किया है। लेकिन यहाँ का जो यूथ है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उन तक वो अपॉर्चुनिटी पहुँच रही है, और लगातार ये मुद्दे उठते भी हैं, और वो क्लैश आता है कि बाहरी और गोवंस के बीच वाली एक कहानी बन जाती है। नहीं, देखिए कि ये तो इस प्रकार का है कि यहाँ का यूथ जो है वो यूथ यहाँ से एक, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर जाना भी चाहता है, बाहर जाता भी है और जाना भी चाहिए। जाहिर सी बात है ना, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो बाहर जाएगा ही। नहीं, बाहर यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के बहुत सारे यहाँ के स्टार्टअप्स, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ के गोवन लोगों ने जब स्टार्टअप का कंसेप्ट आ गया और स्टार्टअप जब हो गए तो उस समय बहुत सारे लोगों ने गोवा में 100 में से ज़्यादा स्टार्टअप्स गोवा में हैं, तो वो सारे गोवा के लोगों ने ही किए, गोवा के यूथ लोगों ने ही किए हैं। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो है, इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट गोवन है और उन्होंने अपने बलबूते पर ही इंडस्ट्री सेटअप की, बढ़ाई, आगे लेकर गए हैं। मैं बहुत सारे नाम दे सकता हूँ कि जो उन्होंने किए हैं, और यहाँ का यूथ भी है वो करना चाहता है। लेकिन एक बात भी ऐसी है कि गोवा बहुत छोटा राज्य है। छोटा राज्य होने के बारे में एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो जैसे कि किसी को ये हो गया तो उसका एजुकेशन हो गया तो लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में क्यों ना जाऊँ, क्योंकि वो सिक्योर्ड है, तो मैं जब वहाँ जाऊँ तो अच्छा रहेगा। जैसे कि आप बड़े राज्यों में ये सोच भी नहीं सकते, लेकिन छोटा राज्यों में ये इश्यूज़ रहते हैं। तो फिर भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सारा काम कर रही है, और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी हो, उसमें बहुत सारे अभी यूनिट्स आते हैं, काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, तो उसमें सारे अपने बच्चे गोवा के लोग भी हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, तो वो भी है। लेकिन देखिए, माने ना माने, जो नंबर अभी आपने बताया, अगर लाखों में से 100 लोगों ने अगर ये स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो क्या ये नंबर काफ़ी है उस यूथ के लिए जो ओवरऑल उसको एक आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? बीजेपी के ही एमएलए माइकल लोबो ने पीछे एक बयान दिया था कि गोवा के जो बच्चे हैं वो ड्रग पैडलिंग और इस तरफ जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत सीरियस इश्यूज हो जाते हैं जिसके ऊपर शायद सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये एक कमी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि गोवा एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो टूरिज़्म के कारण ये गोवा के बारे में किसी ने बोलना गोवा में ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, एक अलग बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जो गोवा है, तो गोवा में जो अपने यूथ हैं, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि 100 में से 90% यूथ है वो इस प्रकार के बिजनेस में, ऐसा नहीं है। गोवा में जो लोग काम कर, जो गोवा के जो लोग हैं, गोवा के जो यूथ हैं, वो काम करते समय भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उधर उनका कोई धंधा है, उसमें काम भी कर रहे हैं। तो ये भी हमने बातें देखनी चाहिए। और सेकेंडली, ये ड्रग पेडलिंग के बारे में हो, इसके बारे में हमारे कानून तो बहुत सख्त है, सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है, उसके लिए एनफोर्समेंट विंग भी है, वो भी सरकार के काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो गोवा की छवि जो है, छवि के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका सारा ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखते समय मुझे लगता है कि यूथ फोर्स अपना जो है वो पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरह से भी काम बाकी बहुत सारे जगह में गोवा में करता रहे। लगातार चर्चाएं रहती है, हम भी इस बारे में बात करते हैं, सरकार भी अपने आंकड़े देती है कि गोवा में टूरिज़्म जो है वो कम हो रहा है, स्पेशली जो फॉरेनर्स थे उनका नंबर बहुत ज़्यादा घटा है। लोग गोवा को छोड़कर थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में जाना अब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अगर गोवा का ट्रिप करूँगा तो जितना पैसा मुझे गोवा में खर्च करना उससे कम पैसे में मैं कहीं विदेश में घूम के आऊँगा। तो क्या कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर जो ये टैक्सी माफिया वाला जो एक इशू खड़ा करते हैं, ये वजह है, या होटल्स की प्राइस ज़्यादा है, या फिर एक ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है गोवा की छवि को ख़राब करने के लिए? नहीं, देखिए अभी जो इस साल के यानी कि 25 के लास्ट ईयर के जो आंकड़े आए थे जनवरी में, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट जो है वो गोवा में आए थे, और उसमें जो फॉरेन टूरिस्ट भी है उनकी भी संख्या जो है वो संख्या थोड़ी कम मात्रा में हुई है, लेकिन आए हैं। अभी देखिए ऐसा है, हमने ये भी सोचना चाहिए कि प्राइसिंग के बारे में गवर्नमेंट का तो कंट्रोल नहीं रहता है, फ़्लाइट का टिकट फेयर क्या हो, ये क्या हो, उसके में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन इसके साथ भी बाकी जगह, जैसे कि मैं परसों पढ़ रहा था कि कुछ फॉरेन टूरिस्ट वो स्पिरिचुअलिटी के कारण वाराणसी, उत्तर प्रदेश वहाँ जाना चाहते हैं, तो ये भी होता है। पहले जाने का उनका ये कम था, लेकिन वो भी बढ़ गया है। तो ये
बहुत सारे फैसेट्स उसके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि गोवा में तो कम हुआ गोवा है। सरकार को स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए ना, क्योंकि स्पिरिचुअली भी अगर गोवा को देखें, क्योंकि गोवा के बारे में सिर्फ इतना कहकर हम चुप हो जाते हैं कि सन सैंड और सी, मैं लेकिन संस्कार संस्कृति और जो सभ्यता है गोवा की, उसको भी हम थोड़ा सा जोड़ें और ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी साथ में ले आए, तो कोई क्यों वहाँ जाएगा, यहीं आएंगे ना। देखिए, मैं वही बात आगे बोलने वाला था। अभी पिछले 3 साल से हमारे यहाँ गोवा, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, हमारे मिनिस्टर भी उसके बारे में काम कर रहे हैं। उन्होंने हर बार सब बता देते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया जाता है कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म गोवा में बढ़ना चाहिए, उसके बारे में काम कर। जैसे आपने बताया सन सैंड सी, ये जो गोवा के में जो, उसके बाद भी जब हम इंटीरियर में जाते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि गोवा के यहाँ के टेम्पल्स है। मैं जब किसी को बोलता हूँ कि आपने ये टेंपल विज़िट किया क्या, उधर जाके आप आए क्या, आपने तांबड़ी सुरला देखा क्या, आप सांगेम में जाके आए क्या, तो तब लोगों में ध्यान में, कभी कभी लोग बोलते नहीं हमने वहाँ नहीं गए, हम उधर ही गए, बीच पर ही गए। नहीं, ये भी गोवा है, ये भी आप देख लो। और जब देखते हैं कि गोवा में 400 पुराना मंदिर है, 200 पुराना मंदिर है, यहाँ पे इस प्रकार का वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट का जो कल्चर है, वहाँ का जो एक बहुत सारा एक वेस्टर्न घाट में हमको दिखाई देता है, वो भी देखना चाहिए। तो उसके बारे में सरकार ने बहुत सारा काम किया है और वे सरकार वो कर रही है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। बहुत सारे लोग पहले, मेरा भी अनुभव है कि पहले आते थे तो वो सारे बीच पर जाते थे, अभी लोग हिंटरलैंड भी गोवा का जो है अंदर का, वहाँ भी जाने लगे हैं। उसका भी एक बहुत सारा फ़ायदा, इस प्रकार का जो काम सरकार ने किया है तो उसका भी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। 2-3 चीज़ें और है जो टूरिस्ट को भी कहीं ना कहीं खलती है। अगर मैं एज टूरिस्ट कहीं आ रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि जिस जगह मैं घूम रहा हूँ वो साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, क्राइम या किसी तरह की कोई ऐसी नॉनसेंस ना हो जो मेरे और मेरी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम करे। आप नॉर्थ में जाइए, चारों तरफ आप देखेंगे धूल धक्कड़, टूटी सड़कें, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है। यानी कि क्या सरकार ने पूरी तरफ से आंखें मूंदी हुई है कि टूरिस्ट आए, अपने जो करके जा रहा है करके जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। वोट बैंक की राजनीति हमारी चल रही है, जहाँ जहाँ हमारे वोटर्स हैं वहाँ बस काम कर लो, बाकी को छोड़ दो। नहीं, देखिए, नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए, लेकिन वहाँ पे वोटर्स तो है अपने सभी जगह। तो वोटर्स जो धंधा चलाते हैं, वो काम करते हैं, तो अपने वोटर से ही है। वहाँ साफ़ सुथरा रखना ये तो पूरी सभी की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ बहुत बहुत लेकिन सड़क तो अगर टूट गई है तो वो आप और मैं नहीं जाएंगे बनाने, ये काम सरकार नहीं, का, वो वही तो सरकार मैं को करना उसी चाहिए, पर जो आ नहीं रहा। हो रहा है। नहीं, ऐसा सालीगांव में बहुत बहुत बड़ा वेस्ट सेग्रीगेशन का बहुत सारा काम सरकार कर रही है। बहुत बड़ा प्लांट, बहुत अच्छे तरह का प्लांट उधर है। उसी प्रकार से कुरुचोरम में प्लांट है, बाकी जगह भी सब अपनी पंचायत है, लोकल बॉडीज़ है, वो कूड़ा जो है वो फेंकते हैं, तो उसको उठाने का काम जो है वो सरकार वो करती है। तो ये अब स्टेट्यूटरी बॉडीज़ जो है वो अपना काम करती है, सरकार भी अपना काम कर रही है। उसके साथ भी एज अ पब्लिक हमारी भी जिम्मेवारी है, हमने भी ये करना चाहिए। या ऐसा नहीं हो सकता ना कि जैसे कि मैं किसी के साथ परसों बात कर रहा था फ़ोन पर, तो वो बात करते समय उसने अचानक अपनी गाड़ी रोक दी और वो किसी के साथ बात करने लगा। तो मैंने बोला, और वो फ़ोन बोलने लगा, अरे तुम यहाँ के कोंकणी में बोल रहा था, अरे तू थहीं किद्या उड़ेता है, कि चलना तुझे ऐसा। तो मैंने बोला क्या हुआ, नहीं देखो ना, वो रास्ते के बाहर ये कर रहा था। तो ये इस प्रकार का एक सिविक सेंस रखने वाले अपने जो लोग हैं वो भी गोवा में काम कर रहे हैं, NGOs है वो भी काम कर रहे हैं, तो उसके आधार पर ये होता है। लेकिन अभी सड़कें के बारे में आपने बात की, बहुत सारा काम सड़कों के बारे में अभी गोवा में भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बार लोग भी बोलते हैं कि गोवा जैसी सड़कें हैं वो हमने कभी देखी ही नहीं है इस प्रकार की। अभी क्या होता है कि कुछ ये सड़कों के बारे में जब काम करते हैं, तो काम करते समय उसका टेंडरिंग होना, वो काम होना, ये होना, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। वही तो बात है ना कि कितना टाइम जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि गोवा का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है। आप साउथ में जाइए, आपको एकदम शानदार सड़कें मिलेंगी। पेंजिम में आप देखिए, बहुत सारी जगह अच्छी सड़कें, लेकिन टूटी भी बहुत सारी। लेकिन आप वहीं नॉर्थ में जहाँ जाते हैं, अबागा, केलंगूट, अंजुना, वैगतौर, इन इलाकों में जब आप जाएंगे तो आप सर पकड़ लेंगे कि ये सड़कें हैं, इन सड़कों की हम बात कर रहे हैं जिसको हमें प्रमोट करना, जहां मैक्सिमम टूरिस्ट आता है। बिर्च जैसा कांड हुआ, सरकार ने क्या किया, इंक्वायरी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। तो बहुत सारी अभी भी ऐसी चीज़ें जहां सीरियसनेस जो दिखनी चाहिए सरकार की, वो नहीं दिख रही है। वो गोवंश हो, फिर बाहर का आदमी हो या टूरिस्ट हो, वो सभी के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं, नजर आता देखिए, है। आप ये सड़कों के बारे में मैंने जैसे बताया आपको, उसके बारे में काम चल रहा है, वो हो रहा है। और जहाँ कहीं भी ऐसा ध्यान में आता है कि नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही, तो उसके बारे में कुछ भी कारण है। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि तो गोवा तो बहुत छोटा राज्य है, सरकार भी यहाँ बहुत एक्टिवली काम कर रही है। वहाँ का लोकल बॉडीज़ जो हैं वो भी काम कर रही हैं। तो उसके बारे में उसमें कुछ ना कुछ ये रहती होगी, तो उसमें बारे में
कुछ जगह पे ऐसा आपको ध्यान में आया होगा। लेकिन एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज अ टूरिज़्म, ये इसके बारे में सरकार बहुत सारा काम कर रही है। वो करती समय मेरा ये भी अपील है कि ये सिर्फ सरकार नहीं करती ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सिविक सेंस भी उसमें रखना चाहिए, स्वच्छता रखने के बारे में सभी ने सोचना चाहिए, तो भी हो जाएगा। बिल्कुल। करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि गाय गवाहे जो बीजेपी के ही मिनिस्टर हों, वो नेता हों, वो खुद ही अपनी सरकार के ऊपर करप्शन के भी या अलग अलग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के ऊपर आरोप लगाते हैं। कैसे, कहाँ नहीं लगाते? पीछे गोविंद गावड़े ने जो मुद्दा उठाया जिसके बाद उनकी कुर्सी गई। इसके अलावा पूर्व मिनिस्टर थे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि डिपार्टमेंट में एक फ़ाइल पास कराने के लिए उन्होंने 15 या 20 जो भी लाख थे, बाद में खैर वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए कि मेरी तो जुबान जो है वो फिसल गई थी। लगातार इस तरह के जो देखिए, ऐसा कोई आइसोलेटेड कोई इंसिडेंट हो इसके कारण पूरा सरकार को उसके ऊपर धब्बा लगाना, ये मेरे हिसाब से बराबर बात नहीं है। यानी कि कोई करप्शन नहीं है, जीरो करप्शन। देखिए, करप्शन का तो इशू है ही नहीं, लेकिन ऐसा है कि मेरा परसेप्शन उसके बारे में क्या है, वो परसेप्शन मैटर करता है। मुझे लगता है कि ये करप्शन है तो करप्शन है, यदि नहीं है तो नहीं है करप्शन। लेकिन ये जो आपने बातें बताई कि उसके बारे में मुझे लगता है कि पूरा उसके बारे में उनका एक्सप्लेनेशन, मिनिस्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन आ गया, उनका भी हो गया। तो ये जो आइसोलेटेड कुछ केसेस है उसके बारे में यदि हम बात करेंगे और उसका बोलेंगे पूरा करप्शन का माहौल है, तो ये बराबर नहीं। लेकिन जिन लोगों ने ये आरोप लगाए वो कोई राह चलते लोग नहीं थे, ना ही विपक्ष के लोग थे, सरकार में ही बैठे मंत्री थे। खैर आगे आते हैं। 2027 नज़दीक है, चुनाव का माहौल अब तैयार होना शुरू हो गया है। आपकी क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि पीछे एमपी भी आप रहे हैं, तो क्या इस बार विधानसभा में कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ और राजनीतिक जो? मुझे लगा आप पार्टी की क्या तैयारी है इसके बारे में मैं आपका जानना चाह रहा हूँ, पार्टी के पे बाद में आएंगे। देखिए कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ, संगठन में भी काम किया है, उसके बाद एमपी का इलेक्शन भी लड़ा है, एमपी के नाते काम भी किया है, साउथ गोवा से रिप्रेजेंट भी किया है साउथ गोवा को, और बहुत सारे इश्यूज उस समय उठाए भी थे, बहुत सारा काम भी साउथ गोवा में किया है। तो वो जो पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो करने वाले हम सारे कार्यकर्ता हैं, तो उसी प्रकार से हम काम करते रहेंगे। पार्टी देती है जिम्मेदारी की, चलिए इस बार विधानसभा चुनाव लड़िए, तो आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं देती है, नहीं देती है, हाइपोथेटिकल उसके बारे में बात नहीं कर सकता। जेडपी चुनाव में मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा। बीजेपी भी ये बात मानती है कि जहाँ एक तरह का एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल था, उसमें क्लीन स्वीप करना दोनों जगह से, किस तरह से देखते हैं इस जीत को? जेडपी में एक बात यह है कि देखिए, जेडपी में अपनी तीसरी बार शायद ऐसा है कि परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा रहा है। नॉर्थ गोवा में हो या साउथ गोवा में हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत अच्छा रहा है। जेडपी तो मूलतः वैसे ग्रामीण इलाके में ज़्यादा इलेक्शंस रहती है, तो वहाँ लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स रहता है, ये महत्वपूर्ण रहती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों जगह, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, दोनों जगह हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा सक्सेस मिला है दोनों जगह पे, और एक विश्वास है कि भारतीय जनता, जिस प्रकार का लोगों का इस भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ा है, तो लगता है कि एक ग्रामीण इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से एक खड़ी हुई है, इस प्रकार की पार्टी है। 2027 के जो चुनाव है, अब कुछ और जो छोटी पार्टी है, रीजनल पार्टी, जैसे आरजी की बात कर लें, उसने भी पिछले चुनाव की बात करें या अभी जेडपी में देखें, मतलब जिस तरह की वो जो पार्टी है, एक अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए ये छोटे दल एक बड़ा चैलेंज हो सकते हैं 2027 में? और दूसरी बात ये कि अगर नंबर कम आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, तो फिर से वही तोड़फोड़ वाली कहानी दोहराई जाएगी, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात है कि हर बार नंबर कम होते हैं तो कांग्रेस को उठा के सीधा जो है बीजेपी में ही शामिल कर लो। भारतीय जनता पार्टी, देखिए 2012 में हमारे 21 एमएलएज आए थे, 2022 में जब हुआ तो हमारे 20 एमएलएज चुन कर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे इलेक्शन को जाती है तो पूरी तरह से जीतने का सोच कर ही जाती है, और ये करते समय छोटे पार्टीज़ हो या बड़े पार्टीज़ हो, ये ध्यान में न रखते हुए हमारे सामने तो चैलेंज है और हमें तो इलेक्शन जीतना है, चुनाव जीतना है, यही ध्यान में रखकर हम काम करते हैं। तो पूरा चुनाव जीतना और दूसरी पार्टी को तोड़ लेना, दोनों में फ़र्क है। नहीं, देखिए, कोई तोड़ता नहीं है पार्टी, कोई पार्टी तोड़ता नहीं है। वो खुद आते हैं कि हमें ले लीजिए प्लीज़। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि
जैसे कि आपको ध्यान में आपने देखा होगा कि कुछ इंडिपेंडेंट सरकार को सपोर्ट करते हैं, कुछ बाकी पार्टियां यहाँ की पार्टियां जो हैं वो भी सरकार में कुछ शामिल है, नहीं तो वो सपोर्ट कर रही है सरकार को। तो इसका कारण भी ये है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट जिस प्रकार से चल रहा है 2014 से, नरेंद्र मोदी जी का सरकार हो, गोवा में भी एक स्टेबल सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जाएं, भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी हम किसी को जाकर नहीं चलो आप अभी हम हमारे साथ आओ, ऐसा हम किसी को इनवाइट नहीं करते हैं। तो वो जो कोई भी आता है सपोर्ट करे, सरकार के साथ रहे, तो उनका चॉइस है। भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कुछ एक आखिरी सवाल, गोवा को और आगे बढ़ाने के लिए ऐसे क्या कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें और बेहतर हो? फिर चाहे यूथ है, गोवा के लोग हैं, महिलाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और चैलेंजेस भी क्या देखते हैं आप गोवा के सामने फिलहाल? नहीं, एक गोवा के बारे में ऐसा है कि गोवा को लिबरेट होके 60 साल हो गए। वैसे लिटरेसी रेट भी गोवा में बहुत अच्छी है गोवा की, लेकिन जो गोवा का एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते जो नाम गोवा का है, हमारे यहाँ वो जो नाम है उसके वो सिर्फ एक, जैसे आपने पहले बताया कि एक वो लिमिटेड एरिया में है, लगता है कि लोगों को इधर ही जाना चाहिए, लेकिन पूरा गोवा एज अ होल उसके बारे में काम करना चाहिए। और गोवा का जो हिंटरलैंड एरिया है, अंदर का जो एरिया है जहाँ हम लोगों ने जाना चाहिए, देखना चाहिए, घूमना चाहिए, ये एक बात है कि जहाँ पर जाके ये उसके बारे में फोकस ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और होना चाहिए, उसके बारे में सरकार भी काम कर रही है। दूसरी बात जो है गोवा की, यहाँ का एग्रीकल्चर है, यहाँ का एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की सिस्टम है, यहाँ का एक हॉर्टिकल्चर की एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो भी रखे, वो भी यहाँ के वो कंजर्व हो जाए, वो संभाली जाए, अगले जनरेशन के लिए भी वो आगे जाए, उसके बारे में भी बहुत सारे काम करना चाहिए और होता है, लेकिन उसको और भी सपोर्ट देना चाहिए। तीसरी बात जो है कि गोवा में जो अपने यहाँ पे कुछ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जैसे गोवा में पॉल्यूशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ नहीं आ सकती, लेकिन उसमें कोई ये नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, उसके बारे में जो काम करना है उसके बारे में भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ें होनी चाहिए। इस प्रकार से एक कुछ फोकस एरियाज है कि जिसमें काम होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज टीवी के स्टूडियो में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।